आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th भूगोल के फरवरी महीना के मंथली असेसमेंट का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। और देखिए यहाँ पर ये जो आपका फरवरी महीना का मंथली असेसमेंट जो आया हुआ है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो क्लास 9 का जो फाइनल एग्जाम होने वाला है वहां पर भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चंस आएगा। इसलिए यहाँ पर जितना भी क्वेश्चंस है हर एक क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में लिखिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, अच्छे तरीके से तैयारी करिए, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। तो यहां पर देखिए पहले का जो 10 क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। माने एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा और 4 में से मात्र आपको एक ऑप्शन को चुनना है कि कौन सा आपका सही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके देखते हैं हर एक क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है। याद रखिएगा जो आपका कर्क रेखा है ना, यह भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। आप दिल्ली से अंडमान जाएंगे तो किस दिशा में यात्रा करेंगे। यहां पर आपको बताना, अगर मान के चला अगर आप लोग दिल्ली से अंडमान जाएंगे तो आप लोगों का जो यहां पर यात्रा करने का जो दिशा होने वाला है, कौन सा दिशा आप लोग चुनेंगे, कौन सी दिशा में आप लोग यहां पर यात्रा करेंगे। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा। क्या दक्षिण पूर्व दिशा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है। अब देखिए पाक माने पाकिस्तान मत समझिए, ठीक है सर। यहां पर नाम है पाक जल संधि और ये जो हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है, ये एक संधि है, ठीक है। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारा कर्क रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना कि कर्क रेखा जो है वह किन राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए आप लोग याद रखिएगा जो हमारा कर्क रेखा होता है ना, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर? 8 राज्यों से होकर। अब बात रहा कि कौन कौन सा राज्य है, तो इसका एक ट्रिक होता है सर। ट्रिक को अगर आप लोग याद रखेंगे तो रख सकते हैं, याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रिक है कि मित्र क्या है, मित्र पर गमछा गमछा झार, ठीक है। देखिए हम लोग क्या कि कोई हमारा दोस्त है, कोई मित्र है, उस पर हम लोग क्या करेंगे, अपना जो गमछा है गमछा को झाड़ेंगे, ठीक है, गमछा झाड़ देंगे। तो बस इस प्रकार से आपको याद रखना है। देखिए कैसे आप याद रखेंगे, जैसे मी है तो मी से आपका हो जाएगा मिजोरम, मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। त्र है तो त्र से आपका हो जाएगा त्रिपुरा, त्र से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। प है ना, तो प से आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, क्या हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल, तो प से आपका पश्चिम बंगाल हो गया। र है ना, तो र से आपका हो जाएगा यहाँ पर, र से हो जाएगा राजस्थान, तो र से लिख देंगे राजस्थान, ठीक है। फिर यहाँ पर ग है तो ग से आपका क्या हो जाएगा, ग से हो जाएगा गुजरात, ग से गुजरात। म है तो म से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, म से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर देखिए छा है तो छा यानी छ, तो छ से हमारा हो गया छत्तीसगढ़, छ से क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ हो गया। और झार से हमारा प्यारा सा झारखंड, ठीक है, झारखंड हो गया, झार से क्या झारखंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे याद रखिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल मिलाकर 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो अगर हम लोग ऑप्शन को देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि गुजरात है, मध्य प्रदेश और झारखंड है, इन तीनों राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पर देखिए हमारा पंजाब दिया गया है जहां से तो कर्क रेखा नहीं गुजरता है सर, वो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। ट्रिक को लिख लीजिए, मित्र पर गमछा झार, बहुत ही सुंदर और जानदार यहाँ पर ट्रिक है। आगे देखिए सर अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए कि भारत के पूर्व और पश्चिम में सूर्योदय 2 घंटे के अंतर का क्या कारण है। तो इसका जो मेन कारण है क्या है, तो देशांतरीय विस्तार। क्या है, देशांतरीय विस्तार। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर कुल मिलाकर 10 जो क्वेश्चन है, 10 तक जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, क्या है कि बिना मानवीय प्रयास के उगने वाले पेड़ पौधों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो देखिए जो मतलब बिना मानवीय प्रयास के जो भी उगेंगे जो पेड़ पौधा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक, उसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक बोलेंगे, ठीक है। जो बिना मतलब यहाँ पर मनुष्य के प्रयास से जो भी उगेंगे, जो अपने ऑटोमेटिक जो अपने आप
पुग जाएंगे तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक बोलेंगे। तो 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। तो भारत जीव सुरक्षा अधिनियम जो है ना, ये आपका 1972 में लागू हुआ था। याद रखिएगा कब, 1972। अगर डेट याद रखना चाहते हैं तो 9 सितंबर, ठीक है, 9 सितंबर 1972, यानी कि 9 सितंबर 1972 में ये लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक सींग वाले गेंडा भारत के किस राज्य में पाया जाता है। देखिए जो एक सींग वाला जो गेंडा होता है ये हमारा पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है और असम में भी पाया जाता है, मतलब यहाँ भी पाया जाता है और यहाँ भी पाया जाता है। अब तो कंफ्यूजन हो गया सर, लेकिन देखिए एक हमारा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये एक सींग वाले गेंडा के लिए ही ये फेमस है, प्रसिद्ध है, और ये कहाँ है, आपका असम में है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असम हो जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में भी एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है और असम में भी एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, इस बात का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी वन पाई जाती है। तो देखिए जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वहां पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। कैसी, तो सदाबहार। तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनके सदाबहार वनस्पति। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र की कितने प्रतिशत भाग पर वन का विस्तार है। देखिए इसका जो सही आंसर एक्चुअल में जो होगा 24.56% हो जाएगा। आप लोग चाहे तो किताब में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा ऑप्शन एक भी नहीं दिया गया है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 24.56% इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। अब आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर कोई मतलब आंसर है ही नहीं ना, तो किसको बोला जाए, यहाँ पर कोई आंसर मतलब है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं, तो हम लोग किसको टिक करेंगे, इसलिए इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पर क्या है कि उन देशों के नाम लिखिए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। देखिए भारत का अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए विश्व में, तो भारत का जो स्थान है 7वां नंबर में इसका स्थान आता है, ठीक है, भारत का जो स्थान आता है 7वें नंबर में आता है। तो और जो छोटो है क्या क्या है, तो रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद हमारा प्यारा सा भारत का नाम आता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कनाडा आप इस प्रकार से लिखिएगा, कनाडा, ऐसा कनाडा, ठीक है, या फिर आप इसको इसमें एक ठो ही दीजिएगा, एक ही ठो रहता कनाडा, अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति लिखें। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है, इसको लिखिएगा। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखिए, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं। तो वह वनस्पति जो मनुष्य के सहायक के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानव प्रभाव नहीं पड़ता, इसे ही अक्षत वनस्पति कहते हैं। देखिए वैसा वन मतलब जो जिन्होंने मतलब यहाँ पर इस टाइप का जो वन होगा जो मतलब मानव के प्रभाव से मुक्त हो, ठीक है, और ये अपने आप पैदा होते हैं, ठीक है, मतलब वैसे वनस्पति या फिर वैसे वन बोलिए जो अपने आप पैदा होते हैं और ये मानव के प्रभाव से अगर मुक्त होते हैं, मानव का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, तो इसी को अक्षत वनस्पति कहते हैं। आगे देख लीजिए, आगे यहाँ पर आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन के कोई दो कारण लिखिए। पहला कारण है कि पारिस्थितिक संतुलन का सबसे मुख्य कारण मानवीय क्रियाकलाप है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पौधे विलुप्त हो रहे हैं। ये तो एक हो गया। मनुष्यों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करना। देखिए जो मनुष्य है ना, अपना मतलब जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है इसका भरपूर यूज कर रहे हैं, ये भी एक कारण यहाँ पर हो जा रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो आप लोग छोटा से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत के पड़ोसी देश हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब के सब क्या हो गया यहाँ पर भारत के पड़ोसी देश हो गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लिखिए। तो उत्तर देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री है 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है, और भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री
25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य है, इसको लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 के सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर स्पष्ट करें। देखिए सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां प्रचुर मात्रा में धूप और वर्षा होती है, जबकि पर्णपाती वन ठंडी जलवायु और मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित है। बात समझ में आया। जो सदाबहार वन होते हैं वैसे जगह पे पाए जाते हैं जहां पर प्रचुर मात्रा में धूप और वर्षा होती है, और पर्णपाती वन ठंडे जलवायु में पाए जाते हैं और जहां पर मीडियम वर्षा होता है। फिर सदाबहार जंगलों की मिट्टी में पर्णपाती जंगलों की तुलना में कम पोषक तत्व होते हैं, जिनकी मिट्टी पोषक तत्व से भरपूर होती है। ये बात हो गया। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर क्या दिया गया है कि भारत में पादप और जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है। तो भारत में पादपों एवं जीवों के वितरण को निर्धारित करने वाले तत्व इस प्रकार है। जलवायु हो गया, मृदा हो गया, ठीक है, उच्चावच हो गया, अपवाह हो गया, ठीक है, और यहाँ पर तापमान हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, वर्षण हो गया इत्यादि। ये सब के सब यहाँ पर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 तक ही यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा लास्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ। तो हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से हमें निम्न प्रकार लाभ प्राप्त हुआ। पहला देख लीजिए क्या है कि भारत का विश्व के देशों के साथ युगों पुराना संबंध है, परंतु समुद्री मार्गों की अपेक्षा स्थलीय मार्गों से उसके संबंध अधिक पुराने हैं। ये एक बात हो गया। आगे देखिए आगे आपका यहाँ पर क्या है, जो अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। पॉइंट नंबर 2 कि इन मार्गों से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, यहाँ पर 19 स्वर दीजिएगा, ठीक है, और विचारों में यहाँ पर भी 19 स्वर दे दीजिएगा। भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सकी। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में ले जाया जाते थे। ये एक बात हो गया। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पर हमारी खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत वनस्पति जगत और प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है। तो देखिए भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी निम्नलिखित कारणों से है। तो पहला कारण क्या हो गया कि पूर्वी तथा पश्चिम में भारत का विस्तार बहुत अधिक है, ये एक हो गया। रेगिस्तानी जलवायु से लेकर ठंडे हिमालय प्रदेश तक भारत की जलवायु की स्थिति बहुत विविधतापूर्ण है। देखिए भारत में जो मतलब जलवायु है ना बहुत ही विविधतापूर्ण है, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग है। अभी जैसे कि यहाँ पर ठंडा है, कहीं और मतलब जगह जाइएगा तो वहाँ पर आपको मतलब गर्मी मिलेगा। मतलब यहाँ पर अलग अलग टाइप का जलवायु है, कहीं और है तो कहीं और है, माने कहीं ठंडा है तो कहीं गर्म है, कहीं वर्षा हो रहा है तो कहीं पूरी धूप दे रहा है, ये बात हो जाता है। थर्ड नंबर में क्या है कि भारत में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां कम वर्षा होती है, और दूसरी तरफ संसार का सबसे अधिक वर्षा वाला इलाका भी भारत में ही है, ठीक है। सबसे देखिए यहाँ पे जो सबसे अधिक जो वर्षा होता है ना भारत में, तो वो भी मतलब इलाका जो है वह भी मतलब भारत में ही है। विश्व में जो सबसे अधिक वर्षा होने वाला जो है ना जगह वो भारत में ही है, और यहाँ पर कम वर्षा भी होता है, बहुत सारे ऐसी जगह जहाँ पर कम वर्षा होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको भूगोल का कंप्लीट सोल्यूशन करा दिया। अब आपको अगर कुछ भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बता सकते हो। इससे पहले मैंने आपको केमिस्ट्री का भी बताया है, और जब मॉडल पेपर आएगा तो मॉडल पेपर का भी सोल्यूशन कराऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।